गॉस की थ्योरम की एप्लीकेशंस किस तरीके से वर्क करती हैं। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे गॉस की थ्योरम की। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज्ड वायर। कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज वायर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं प्रैक्टिकल के तौर पे मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है। यहाँ पे मैंने ये एक नॉर्मली वायर कंसीडर करा है, ये वायर है मेरे पास, एक केबल वायर मैंने यहाँ पे लिया है। अब मुझे गॉस की थ्योरम को यूज़ करना है। तो हमने जैसा कि बेसिकली अभी पढ़ा है कि गॉस की जो थ्योरम होती है वो क्लोज पाथ के लिए अप्लाई होती है। तो क्लोज पाथ के लिए मैंने यहाँ पे रोल करके एक पेपर शीट को इस तरीके से बनाया है, सिलेंड्रिकल शेप में, आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप है। और यहाँ पे मैंने ये वायर यूज़ में लिया है। अब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर को अपन इसके अंदर अप्रोच कराते हैं, मतलब क्लोज पाथ के लिए कवर कर दिए। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ से इसके इनसाइड कर रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर के हिस्से की बात करते हैं, यहाँ की जो ऊपर का हिस्सा है इसका, अगर मैं यहाँ पे कोई कैप माउंट कर दूँ और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी नीचे अगर कोई वायर का हिस्सा निकलता है और मैं यहाँ पे भी कैप माउंट कर दूँ इस तरीके से, ये अप्रोच से, यहाँ पे ऊपर भी वायर का हिस्सा निकला हुआ है और यहाँ नीचे भी वायर का हिस्सा निकला हुआ है, इस तरीके से कैप माउंट कर दूँ तो ये जो वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज ले रहा हूँ मैं। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बना के डिनोट करूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बेसिकली इसके डायग्राम के लिए इस तरीके से हम इसमें एक वायर पास करा रहे हैं। वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, फिलहाल हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इनसाइड पास हो रहा है। हम सबको मालूम है पॉजिटिवली चार्ज वायर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बेसिकली आउटसाइड होगा, चाहे कहीं से भी पास हो आउटसाइड पास होगा। ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर ऊपर वाली सरफेस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था, ये ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ जा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के, जो ये सरफेस हम देख रहे हैं, इस सरफेस पे अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया लेता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे जाएगा। तो ये हो गया डी ए वेक्टर। इसको सरफेस वन S1 लेट कर लेते हैं हम। इसी तरीके से अगर इस सरफेस की बात करता हूँ तो ये भी सिमिलरली अगर इसमें स्मॉल अमाउंट का एरिया यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो आपको मालूम पॉजिटिवली चार्ज है तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बाहर की तरफ निकलेगा, जैसा कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से पहले हमने गॉस के प्रूफ में देखा था। तो यहाँ पे भी ये बना डी ए वेक्टर। अब बात करते हैं अंदर की, जहाँ पे ये क्लोज पाथ पूरा कवर है अंदर और वहाँ पे ये वायर है अंदर। तो अंदर जब वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ निकल रहा था। और गॉस के थ्योरम के हमने प्रूफ में भी देखा था कि सेंटर पे जब हमने ओ पॉइंट रखा था वहाँ पे आइसोलेटेड क्यू चार्ज लिया था, तो वो क्यू चार्ज के कारण जो एरिया वेक्टर हमने स्मॉल अमाउंट का कंसिडर किया सरफेस पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं हम। तो अगर इससे एरिया वेक्टर पास होगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ होगा, बाहर की तरफ, मतलब यहाँ कहीं डी ए वेक्टर पास होगा। इसको सरफेस सेकंड कह देते हैं और इसको सरफेस थर्ड कह देते हैं, क्योंकि मिड सरफेस है सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन सरफेस हो गई हैं। तो डी ए वेक्टर इस तरीके से पास होगा। तो मैं अगर इस इधर देख लिखता हूँ शॉर्ट में कि सरफेस S1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी ए वेक्टर के। S2 सरफेस में देखता हूँ तो यहाँ पे जो ई वेक्टर है वो पैरेलल है डी ए वेक्टर के। और S3 सरफेस की बात करता हूँ तो ई वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है डी ए वेक्टर के। ठीक है। अब हम बेसिकली इसके अंदर नेट फ्लक्स निकालेंगे। हम जानते हैं फ्लक्स की जो वैल्यू होती है क्लोज पाथ के लिए वो वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होती है। हम डी एस भी ले सकते हैं सरफेस के रिगार्डिंग, कोई इशू नहीं है उससे। हम टोटल सरफेस की या टोटल एरिया की बात करें, सरफेस लेते हैं यहाँ पे फिलहाल, ऐसे लिख दिया। अब मैं सरफेस को तीन पार्ट्स में ब्रेक कराया मैंने, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रल को भी तीन पार्ट में ब्रेक कर दूंगा कि फाई वन जो होगा वो सरफेस फर्स्ट के लिए निकलेगा, जिसको सरफेस फर्स्ट कह दी S1,
ये हो गया वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। फाई टू होगा वो सरफेस सेकंड के लिए होगा S2 वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। और इसी तरीके से फाई 3 की बात करेंगे तो क्लोज पाथ का इंटीग्रल S3 वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी तीनों की, फाई की नेट वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब आप फाई 1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखिए यहाँ पे क्या आ रही है। डॉट है, आपको मालूम है कॉस थीटा आता है, तो S1 ई डी ए कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी S2 डॉट हटता है तो कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट हटेगा तो हमें कॉस थीटा ही मिलेगा। हमने यहाँ पे पहले ही रिलेशन लिख रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, S1 में, S2 में, S3 में। अब हमको यहाँ पे एंगल देखना है तो इन दोनों के बीच में जो है परपेंडिकुलर रिलेशन है तो थीटा कितना हो गया 90। इन दोनों के बीच में पैरेलल है तो थीटा हो गया 0 डिग्री। और यहाँ पे देखते हैं तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री। इसी अप्रोच को हमें थीटा के अंदर यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ जब पुट करते हैं ये हो गया ई डी ए और कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे भी ई डी ए कॉस 0 डिग्री और यहाँ पे भी ई डी ए कॉस 90 डिग्री। इस तरीके से वैल्यू को लिखा हमने। कॉस 90 के कारण होल टर्म क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली कॉस 90 के कारण यहाँ पे भी होल टर्म क्या हो जाएगी ये 0। अब बात करते हैं कॉस 0 की, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा क्लोज पाथ का इंटीग्रल ई डी ए। जैसा कि अभी हमने देखा था गॉस थ्योरम के प्रूफ में भी ई कांस्टेंट बाहर करते हैं और डी ए को अंदर रखते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद डी ए से एरिया वेक्टर ए मिल जाता है हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली। फाई 1 की वैल्यू कितनी मिली 0, फाई 2 की वैल्यू मिली ई ए और फाई 3 की वैल्यू मिली 0। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फाई नेट, तो ये हमें मिला ई ए। अब बात करते हैं एरिया की कि कितना एरिया इसने कवर किया। तो आप देखिए जो ये वायर है ये इस क्लोज पास से सरफेस से लेकर के और इस क्लोज पास सरफेस के अंदर तक ही है। इसके बाहर जो वायर निकल रहा है वो एरिया कवर नहीं कर रहा। तो मान लो इस सिलेंडर की लेंथ हम कंसिडर करते हैं L। तो इस सिलेंड्रिकल शेप के लिए जो एरिया कंसिडर होगा वो एरिया होगा 2 पाई आर एच। लेकिन h की जगह हम यहाँ पे लेंथ कंसिडर कितनी कर रहे हैं L। तो यहाँ पे हमें लेंथ कंसिडर करनी है L। तो ये हमें मिली यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम से कि गॉस थ्योरम से हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q के अंदर ही नेट चार्ज आ गया, जितने भी Q चार्जेस उसके अंदर ऐड होंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए। समेशन Q और Q से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फिलहाल अपन नेट चार्ज ही कंसिडर कर रहे हैं Q के लिए। अब देखते हैं हम इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखो ये एक वायर है और ये इनफाइनाइटली लेंथ का है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अंदर आता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो आपको मालूम है कि तरीके की होती हैं, एक लेंथ के लिए, एक एरिया के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे फिलहाल लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ के लिए हम उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और उसकी वैल्यू होती थी Q/L। तो अगर वहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वो लैम्डा L बनती है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पुट करी है। डिवाइडेड में यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इसको लेट खेल दिया। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशनों को हमने लिया। तो हमें यहाँ पे जो E इंटू 2 पाई आर एल है इसकी वैल्यू हमें मिली है इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं देखता हूँ यहाँ से कि इस L से ये L कैंसिल हो रहा है और E की वैल्यू इक्वल आ रही है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू जो हमें मिली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है इंटेंसिटी की इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए गॉस थ्योरम को यूज़ करके।
इस फॉर्मूले को हम एक दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मूला बनता है 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? के के। तो 2 k लैम्डा अपॉन आर हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि 2 k लैम्डा अपॉन आर, डिस्टेंस यहाँ पे मैटर कर रही है तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी आर कैप। और ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डिस्टेंस है तो आर कैप इसकी डायरेक्शन हो गई है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं हम किस किस के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक हम ई और लैम्डा के बीच में कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो ई है वो लैम्डा है, दोनों ही न्यूमरेटर वाले पार्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होंगे? प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब मैं 2k और r तीनों को क्या मानूंगा? कांस्टेंट। फिलहाल डायरेक्शन को यूज में वहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं ई को लेता हूँ और मैं लैम्डा को लेता हूँ तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं ई और आर के बीच में रिलेशन निकालता हूँ यहाँ पे, तो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/r। तो ई प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r के। तो मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप ई कंसीडर करोगे और यहाँ पे आप आर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना। थैंक यू।